अनुभव जितना होगा उतना दुनिया से जो है ना, समझिए दुनिया के प्रति जो मोह माया है खत्म होगा। ज्ञान से नहीं खत्म होगा। ज्ञान योग, योग के विभिन्न प्रकार हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। गीता में पढ़िएगा आप सब। अधिगम का मूल्यांकन, जी सर। ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातों में से आ रहा है। 30 मिनट है। तो अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। तो यहाँ पर अधिगम परिस्थिति यानी हम जो सीखते हैं कुछ, तो उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं। कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। पिक्चर नहीं आ रहा है, पिक्चर छोड़िए ना, तो नहीं आ रहा है, रुकिए ना, आ ही नहीं आ रहा। जाएगा। कुछ कैमरा का जो है ना, हाँ अब आ गया। ठीक है, चलिए। हाँ बता रहा सर, ध्यान दीजिएगा। कैसे मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, प्रयुक्त माने यूज जो करते हैं हम लोग, समस्त यानी सभी, समस्त माने सभी, और विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। विधि जैसे शिक्षण विधियाँ होती है ना, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही प्रविधि आती है। जैसे कि मान लीजिए भवन है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कमरे होते हैं ना, उस तरह विधि से आता है। विधि के बाद क्या है? प्रविधि, टेक्निक बोलते हैं इसको। शिक्षण विधि है ना, टीचिंग मेथड, मेथड्स के बाद आता है टेक्निक, उसी का पार्ट, समझ गया ना। उसके बाद क्या है कि उपादेयता। उपादेयता मीन्स क्या? जो यूज़ हमने किया, जो अप्लाई किया हमने, वो कितना यूजफुल हुआ, समझे कि नहीं? कितना यूजफुल है, कितना उसका प्रयोग हुआ। जैसे हम लोग मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं और खरीद के ले आए कि हाँ इससे हम खेती बाड़ी करेंगे, ये कृषि यंत्र है ना, और जब ले आए तो देख रहे हैं कि नहीं ये उतना कारगर नहीं है ना, तो कहेंगे इसकी उपादेयता उतनी नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं जिससे सारे काम हो जाते हैं ठीक ढंग से, तुरंत हाँ ये काफ़ी यूज़फुल है, कहते हैं यूज़फुल है, तो यूज़फुल है तो उतना उसकी उपादेयता है ना, तो वही है, मतलब वो कितना हमारे लिए यूज़फुल है, यही उपादेयता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है। सोपान मीन्स सीढ़ी। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, है ना। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही। रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। प्रत्युत्तर का कार्य करती है यानी उत्तर का क्या हुआ? प्रति जो उत्तर हो गया, प्रत्युत्तर, उत्तर का हम कहते हैं ना, उद्देश्य की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद है यानी क्या, आप समझे कि नहीं? हमने जैसे कि शिक्षण उद्देश्य से कुछ लेके हम लोग चल रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बच्चे मूल्यांकन को समझ सकें, अधिगम को समझ सकें, या फिर हम कहेंगे कि स्थानीय मान को समझ सकेंगे। और जब हमने टेस्ट किया, कोई पास नहीं कर पाए टेस्ट में, यानी हमने जब मूल्यांकन किया तो सफल नहीं हुए छात्र। इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ाया उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। क्या यही है यहाँ पर जो वाक्य है, उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। समझ गए ना? उद्देश्य की प्राप्ति जो है उसका क्या, प्रत्युत्तर का काम करती है।
ये हम जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, तो उसको वो बताएगा कि हाँ सही आपने किया या नहीं किया। तो ये प्रत्युत्तर यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, या यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक। बात को समझिए, यहाँ पर पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो हमने पहले से निर्धारित कर लिया कि इस पाठ को हम पढ़ाएंगे तो बच्चे स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर समझ सकेंगे, अंतर करना सीख सकेंगे। तो ये क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य। मतलब इसी को पढ़ाने से क्या क्या बच्चे सीखेंगे, ये क्या है? हमारा उद्देश्य है। ये पूर्व निर्धारित, पहले से हमने तय कर लिया है, इसको पढ़ाएंगे तो बच्चा ये सीख जाएगा, है कि नहीं? और अगर हुई है, अगर पढ़ा दिया हमने, अब तब हम जब मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन नहीं पता चलेगा कि बच्चा सही में हम जो चाह रहे थे इतना सिखा देना, वो सीखा है कि नहीं सीखा है कि नहीं? एक है पढ़ाने से पहले की प्रक्रिया और एक है पढ़ाने के बाद की प्रक्रिया। तो मूल्यांकन है बाद की प्रक्रिया। यदि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। याद रखिएगा, निरंतर, अधिगम भी वही है, निरंतर चलेगी, मूल्यांकन भी निरंतर, जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है, रीइंफोर्समेंट, यानी पुनः बल देने का काम करती है। मतलब समझे, पुनः जैसे कि कुछ हम कुछ सीखते हैं तो बार बार उसी को दोहराते हैं और उसी पर बल देते हैं। जैसे हम बोलते भी अगर हैं, जैसे कि अधिगम, क्या आप कहा मैंने? अधिगम, तो आप लोग फिर इसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम इस पर जोर दे रहे हैं ना, जोर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अधिगम पर। तो वो क्या है? वो रीइंफोर्समेंट हो गया। मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? शिक्षक छात्र दोनों के लिए होता है कि आप जैसे ही मूल्यांकन आपका होगा और आपने अच्छा किया या बुरा किया, तो एक बल मिलता है कि हाँ अच्छा किया, यानी ये चीज़ हमने सीख लिया, इसी को हमने सीख लिया, और पुनः जो है उस पर फोकस जाता है। पुनः फोकस जाता है कि नहीं जाता है? ये इस चीज़ का टेस्ट हमने दिया तो ये चीज़ हमारा पक्का हो गया। बल मिला कि नहीं मिला? पक्का कैसे हो गया? टेस्ट में हमने क्वालिफाई कर लिया। आप कितना भी अच्छा स्कोर, हाँ, आप जैसे मान लीजिए रणजी ट्रॉफी में कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अपने डबल सेंचुरी लगा दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप गए, तो असली टेस्ट तो वहाँ आपका होना है, और वहाँ पर जाके आप 10 मैच में 10 भी नहीं बना पाए, कभी हाईएस्ट स्कोर आपका 10 रहा, तो क्या हुआ? यानी मूल्यांकन हुआ तो ये हुआ कि नहीं वो सब बेकार था। पता चलता कि नहीं चलता है? पता। और आपने अच्छा किया, मतलब क्या? हाँ, हम इस लायक हैं, इस स्टेज के लायक हम हैं। तो बल मिलता कि नहीं मिलता है? अपनी टेक्निक्स पर, अपनी क्षमता पर। हाँ, वही। तो रीइंफोर्समेंट में पुनर्बलन, किसी चीज़ पर क्या करना? बल देना। पढ़ाने वक्त भी करते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी वाक्य पर, किसी शब्द पर, है ना? ओके जी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आकलन, एसेसमेंट। आकलन करते हैं ना हम लोग। एसेसमेंट, इसका उद्देश्य बालकों की अभिवृद्धि, एटीट्यूड, क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना होता है। एसेसमेंट का उद्देश्य क्या होगा? आकलन, इसका उद्देश्य क्या करेंगे हम लोग? बालकों की एटीट्यूड, बालकों का क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद क्या है, क्षमता और ज्ञान का स्तर क्या है, इसी का हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं, आकलन के हिसाब। एसेसमेंट बहुत यूज होगा, आप लोगों को मिलेगा। आकलन मूल्यांकन मिलता जुलता है। हाँ, एटीट्यूड है कि किसी समय नहीं, एटीट्यूड जो हम लोग जो यूज करते हैं बातचीत में कहते हैं एटीट्यूड, तो वो लोग निगेटिव के सेंस में लेते हैं। एटीट्यूड दोनों होता है ना? हाँ, पॉजिटिव, हाँ। तो आपका क्या है कि पॉजिटिव क्या है? एटीट्यूड नकारात्मक आपका है या सकारात्मक? तो केवल एटीट्यूड कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बोलचाल की भाषा में उतना नहीं ध्यान रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे लोग बोलते टेंशनाइज हो गए, कहते हैं ना। आप लोग बातचीत जब करें किसी, कुछ लोग कहेंगे अब देखिए हम बहुत टेंशनाइज अभी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा टेंशनाइज हो गए हैं, और उनको पता ही नहीं टेंशनाइज वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में।
टेंशनाइज वर्ड होता ही नहीं है, बल्कि टेंस होता है। जिस टेंस का मतलब काल होता है, उसका मतलब होता है तनावग्रस्त। मैं बहुत तनावग्रस्त हूँ, आई एम टेंस, नॉट टेंशनाइज। समझ गया ना? टेस्ट हो सकता है सर? नो, टेंस, बस tense। टेंस वो एडजेक्टिव है। समझ गया ना? तो वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, यूज़ करते हैं। उसी प्रकार जो एटीट्यूड बोलते हैं ना, एटीट्यूड में दिखाता है वो या दिखाती है क्या, तो वो एटीट्यूड दिखाती है, निगेटिव सेंस ही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग किसी शब्द के बारे में जब गहन अध्ययन करते हैं, तब ना पता चलता है। जो अध्ययन ही नहीं किया, जिसको मतलब ही नहीं रहा, वो क्या बताएगा, बस यूज़ कर रहा है। साथ में साउथ में जाएंगे तो ट्रक वाले भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे बहुत सारे वर्ड साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग भाषा सुन कर उन्होंने भी सीख लिया, है ना? चलिए, तो यहाँ पर है दोनों होता है, ये ऋणात्मक, सॉरी ये बोलते हैं निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। निगेटिव पॉजिटिव याद रखता है वो जहाँ तक ऋणात्मक मैथ में, है ना? तो सकारात्मक और नकारात्मक। तो मापन होता है। आकलन मूल्यांकन में काफ़ी जो है ना, समझिए आकलन मूल्यांकन जो है जुड़वा भाई की तरह, काफ़ी दोनों में समानता देखने को। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया, यहाँ देखिए, आकलन क्या है? मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, अर्थात ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, ना कि विस्तृत स्तर पर। यानी मोटे तौर पर आकलन मीन्स क्या? मोटे तौर पर लोग उसका कर लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने आया और 2-4 बातें मैंने आप लोगों से पूछी, तो आकलन मैंने कर लिया कि विद्यार्थी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। एक बात, ये आकलन हो गया। और मूल्यांकन में क्या करेंगे? कुछ टेस्ट पेपर हम लोग दे देंगे, है ना? आप लोग उसका फिर उसका टेस्ट लेंगे, तो देखेंगे भाई इसको इतना मार्क्स आया, तो उससे मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन विस्तृत हो गया और आकलन उसका शॉर्ट में हो गया, मोटे तौर पर। तो दोनों मोटे related हैं। मोटा मोटी कहते हैं ना, मोटा मोटी जान लिया कि विद्यार्थी सब पढ़ने वाला है क्या, ये आकलन हो गया। मूल्यांकन होगा तो उसमें थोड़ा गहराई से उसके बारे में जाने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है हाँ। रिलेटेड है या नहीं, रिलेटेड है, क्यों नहीं होंगे ना? हाँ, अवश्य होगा। वही मैं पहले आप लोग जुड़वा भाई की तरह है, ये पूरक नहीं कहेंगे उसको, वो संक्षिप्त है। पूरक मतलब क्या होता है? माने वो दोनों मिल के कंप्लीट होता है, और ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि उसी का संक्षिप्त शॉर्ट हुआ। एक दूसरे के हाँ। भी बोल सकते हैं। अब जैसे टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट माने पूरा लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हुआ, और T20 शॉर्टेस्ट फॉर्मेट हुआ, तो वो क्रिकेट का ही छोटा रूप हुआ। तो यहाँ पर आकलन मीन्स क्या? उसी का संक्षिप्त छोटा सा लघु रूप हो गया। टेबलेट क्या है? टेबलेट का समझिए कि PC का छोटा रूप है कि नहीं? वो हो गया। तो आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसकी मूल्यांकन की क्या है? संक्षिप्त प्रक्रिया है, अर्थात ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, ना कि विस्तृत स्तर पर। ये करते हैं ना, परीक्षण ही तो कर, टेस्ट ही तो करते हैं आकलन से, मूल्यांकन से। आकलन या मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों की विकास दर पता लगाना, यानी प्रोग्रेस जो बच्चा कर रहा है उसका रेट क्या है, किस रफ्तार से वो प्रोग्रेस कर रहा है। मूल्यांकन के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है। निम्न प्रकार हैं: निर्माणात्मक तथा या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना? निर्माणात्मक या रचनात्मक। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्तियों, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच में किया जाता है ना? तो यहाँ पर है अभिवृत्ति, समझ ही गए। अभिभूति मतलब क्या? उससे क्या उससे हमको क्या अनुभव हुआ, उसको देख करके पढ़ाने के दौरान क्या हमने फील किया, है ना? और ज्ञान कितना प्राप्त किया, ये है उसमें। उसके बाद है दूसरा, योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन।
तीनों का एक ही रहेगा। समेटिव इवेल्युएशन, यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। याद रखिएगा, निर्माणात्मक बीच बीच में होगा, है ना। मूल्यांकन कहाँ होगा? अध्याय के बीच बीच में होगा। और योगात्मक संकल्पनात्मक, संकल्पना मीन समझते हैं कॉन्सेप्ट, तो संकल्पनात्मक मीन्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से बना है। संकल्पनात्मक मीन्स कॉन्सेप्ट, उसका कितना यानी कॉन्सेप्ट के रूप में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। तो संकल्पनात्मक है, योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन जो होगा। समेटिव इवेल्युएशन, यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक ये जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। तो ये याद रखना है कि कौन बीच में होता है और कौन लास्ट में होता है। योगात्मक होगा लास्ट में, इसको संकल्पनात्मक भी बोलेंगे या अंतिम मूल्यांकन भी बोलेंगे। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी बच्चा क्यों फेल किया, असफल क्यों हो गया, जो दिल्ली में करवा दी थी। हाँ, तो वो क्यों किया, तो वही निदानात्मक हुआ। तो क्यों आखिर ये क्यों फेल हो रहा है, उसको हम जान जाएंगे। वही निदानात्मक क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के मूल्यांकन इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है। जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बताता है। देखिए यहाँ पर उपलब्ध प्रमाण, बच्चा का मैथ में कितना मार्क्स आया, SST में कितना मार्क्स आया है, और भी जो है पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में कितना क्या क्या आया है उसका वो। तो वहाँ पर जो प्रमाण है, यही तो हमारे पास प्रमाण है ना। हम जो रिजल्ट देते हैं बच्चों को परीक्षा के बाद, किस आधार पर, इसी आधार पर देते हैं ना। तो यहाँ पर उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम मीन्स लर्निंग, बच्चा कितना सीखा। अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना, कितना सीखा उसकी का जो मूल्यांकन उसका करेंगे। तो जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय, स्टाफ जो होते हैं विद्यालय में, तो जो स्टाफ है ना जो सबसे जुड़े हुए हैं, तो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय। व्यापक मीन्स क्या, व्यापक माने विस्तृत, व्यापक मीन्स क्या हुआ, विस्तृत हुआ। यानी उसमें केवल ये नहीं कि मैथ में बच्चा अच्छा कर लिया है तो उसको कहेंगे ये, हम सारे चीज़ों को उसको कंसिडर करने वाले हैं, है ना। सारे विषयों को, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ उसकी कैसी है नहीं है, सारी चीज़ों को हम लोग गेम्स स्पोर्ट्स में कैसा, तो वो सब भी अगर वहाँ पर वो भी होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे स्कूल में ऐसा भी होता है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। तो वहाँ पर व्यापक मूल्यांकन का ही मतलब है। व्यापक मीन्स क्या, ओवरऑल, पूरा, विस्तृत, बड़ा, है ना, विशाल रूप में अगर लें हम तो हर चीज़ों, हर चीज़ उसमें शामिल होगा व्यापक में। तो मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। तो ये सूचना है, तो फिर उसका हम लोग जान जाएंगे कि ये सब ऐसे मूल्यांकन तो कर लेंगे ना, सारा डिटेल देखेंगे इस सब्जेक्ट में क्या है, इस एक्टिविटी में क्या है नहीं है, तो तुरंत मूल्यांकन हो जाएगा। अधिगम में ये सीखा कि नहीं सीखा, तो करते रहने से ना होगा, मूल्यांकन करते रहेंगे तब ना पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं, अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन, परफॉर्मेंस के साथ तुलना की जाती है। यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डालता है ना। फिर मूल्यांकन नहीं पता चलेगा कि परफॉर्मेंस उसका कैसा रहा है, तो तुलना करते हैं ना हम लोग। उसके बाद है अधिगम में, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है वो उसका रोल नंबर 10 हो गया, तुलना करेंगे ना, क्या पहले से तो बेटर था, अब ये इसका पीछे चला गया, है ना, वही बात है। अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड, ये युक्ति संगत होते हैं, ठोस मानदंडों पर आधारित, युक्ति संगत होते हैं,
और ठोस मानदंडों पर आधारित होते हैं। यानी मानदंड मीन्स क्या, स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग ठोस मानदंड है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक क्षर का कोई टुकड़ा ले लेंगे, उसको कहेंगे ये 1 मीटर लंबा है, हमने मानदंड बना लिया, स्टैंडर्ड मान लिया उसको मानदंड बोलते हैं। समझ गए ना। एक क्षर को मान लेंगे ये 1 मीटर है, क्षर से नापना ठीक रहेगा। और वही कोई अगर हम रस्सी से नापेंगे तो हो सकता है रस्सी थोड़ा कभी मर जाए, छोटा हो जाए। हाँ, कभी उसको लंबा हो जाए, नहीं थोड़ा होता है कि नहीं, थोड़ा खींच देंगे, इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो उतना कारगर नहीं हुआ। कभी कभी फीता से ज़मीन जो लोग नापी करते हैं वो फीता से खींच देते हैं तो खींचा जाता है जी। और सिक्कर से ठीक ठाक रहता नहीं। अमीन जो लोग यूज़ करते हैं तो उसका भी होता है कि अगर फीता में कुछ खींच देगा तो थोड़ा सा पड़ जाए। जैसे आप सब चीज़ हाँ, अब समझे कि नहीं समझे। तो वो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि मानदंड, ठोस मानदंड, ये मतलब है कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं हो। कम हो। हाँ, तो वही हाँ कम है। गलती जनरली तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलती होती है, बट यहाँ मानदंड वो मानना है कि ठोस हो, ठीक है ना। ये विश्वसनीय होते हैं। ये क्या होते हैं, अच्छे मूल्यांकन के जो मानदंड होते हैं ये क्या होते हैं, युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं। मूल्यांकन पद्धति का सही होना, मूल्यांकन जो हम लोग कर रहे हैं उसकी पद्धति भी सही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे चलिए आप लोग जो है मूल्यांकन करने के लिए एक टेस्ट एग्जामिनेशन आयोजित करते हैं ना, उसमें अगर हम लोग कड़ाई से पेश नहीं आए, बच्चे चीटिंग कर लिया बच्चों ने, तो क्या कहेंगे, वो ठोस तो नहीं हुआ। हमें सारी व्यवस्था रखनी होगी ना, पद्धति क्या है और मूल्यांकन का तरीका। मान लीजिए हम लोग चेक कर रहे हैं, कॉपी ही चेक कर रहे हैं, तो एक ठोस रखेंगे ना कि विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर ये मान लेंगे कि विद्यार्थी ने एक पैराग्राफ लिखा है तो 1 मार्क देंगे, चाहे ठीक से लिखा नहीं लिखा तो गलत हो गया मानदंड हमारा, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट उसका ठीक है कि नहीं, उसके बच्चों को कितना लिखना है, हमने लिख दिया उसको 10 लाइन्स में आंसर देना है और बच्चे 1 लाइन में दे रहे हैं आंसर, उस हिसाब से उसका मार्किंग करने का रखेंगे ना कि अगर आधा लिखा है तो आधा मार्क उसको देंगे, है ना। तो वो एक डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि अगर एक स्टेप लिखा है, फॉर्मूला लिखा है तो हम 1 मार्क दे देंगे। अगर फॉर्मूले के साथ उसने पूरा सॉल्व किया है, कहीं गलत नहीं, तो फुल मार्क्स देंगे। तो ये पक्का होना चाहिए ना, ऐसा नहीं किसी को हम ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं अगर कि फॉर्मूला लिखा तो किसी में नहीं भी मार्क्स दें और किसी में दुगना दे दें, तो वो ठीक नहीं हुआ ना। तो ठोस मानदंड होना चाहिए। जैसे मैथ में स्टेप वाइज मार्क्स आपको मिलेंगे। अब मैथ की कॉपी जब मैं चेक करता हूँ मैट्रिक का, उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चा उसका रहता, हम लोगों को रहता है ये अगर 5 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, तो रहता है कि अगर बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला तक उसका रहता है, स्टेप रहता है, वहाँ तक लिखा तो उसको 1 मार्क, फिर आगे बीच वाला पार्ट सॉल्व किया तो इसके लिए 2 मार्क्स है। आंसर लास्ट में केवल आंसर लिख देगा, इस तरह से रहता है बटा हुआ, तो 1 मार्क देना। इस तरह से देखते हैं जितना जिसका जो पार्ट जहाँ तक हो गया उतना मार्क्स मिल जाता है। तो ठोस हुआ ना ये, ऐसे आँख मूंद के कुछ भी दे देंगे तो नहीं हुआ ठोस, ये होना चाहिए। चलिए ये तुलनीय होते हैं। जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की गई जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं, ये तुलनीय होते हैं। अच्छे मूल्यांकन के मानदंड जो ये तुलनीय होंगे, तो पूरे बिहार में जैसे जो जांच होगी ना, तो पूरे बिहार के टीचर्स का सबका एक ही तरीका रहेगा। CBSE बोर्ड वाले हैं तो सबका जांच करने का तरीका सब टीचर का एक ही जैसा होगा, है ना। सब नियम के हिसाब से मार्क्स देंगे, तो एक होना तो अच्छे मानदंड की निशानी हुई ना। कहीं कोई कुछ दे रहा है, कुछ दे तो अच्छा मानदंड नहीं हुआ। ठोस होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं हो। सब मिलता होगा। हाँ, आंसर रहता है कितना में किसको कितना के लिए कितना मार्क्स देना है, वो सब भी हम लोग को बताया जाता है। विद्यालय, अब क्या है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। देखते हैं ना, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है, मैट्रिक का एग्जामिनेशन इंटर का लेती है ना, वार्षिक परीक्षा जो होती है, तो कुछ विद्यालय
बेस्ट भी होते हैं, जो केवल विद्यालय ही उसका आयोजन करेगा और उसको बोर्ड से संबंध मतलब नहीं है, वो अपने स्तर से परीक्षा आयोजित करता है। तो इंटरनल बोलते हैं उसको, इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। तो स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। जैसे अभी इंटर में 11th में होता है कि हाँ टेस्ट लेना है, क्वेश्चन आपको जहाँ से लेना है बता दिया जाता है और टेस्ट होता है। विद्यालय में होम सेंटर कहते हैं ना, उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा टेस्ट हो रहा है। तो विद्यालय अपने स्तर से सब कुछ ठीक ठाक करता है और निर्देश किसका होता है? बोर्ड का, कि आपको ऐसे अब एग्ज़ाम लेना है या जो भी निर्देश प्राप्त होता है, गाइडलाइंस उसका जो होता है। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, किंतु इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं। इन त्रुटियों के अनेक कारण हो सकते हैं। बुनियादी कारण मूल्यांकन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण है, जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। तो इसको सामान्य सत्र के अंत में लेने से इसका देखिए बीच में लेना चाहिए इसको, और लोग इसके महत्व को नहीं समझते। परीक्षा होती है, इसका महत्व अगर हम ठीक से उसको सीरियसली लें तो इसका महत्वपूर्ण हो गया। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण, अब बच्चों को उतना ध्यान हमने दिया नहीं, व्यवस्था ठीक किया नहीं और थोड़ा सा लेजी की तरह रहे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो ये है कारण इसका। मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन के प्रयोजन का केंद्र बिंदु बदल गया है। अब इसमें तत्परता परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक समझ रहे ना, समझ ज्ञान, संज्ञान का मतलब समझ ज्ञान, समझ गए ना, भावात्मक और मनोप्रेरक साइकोमोटर क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का बार कार्य निष्पादन वही परफॉर्मेंस, समझ गया ना, सुनियोजित और प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। तो इसमें अब सब कुछ होने लगा है। पहले अब सब कुछ ध्यान देने लगा है बोर्ड, अब अपना क्वेश्चन वगैरह कॉपी वगैरह भेज देता है बोर्ड जो है ना, और उसका टाइम सेट कर देता है, इतना से इतना दिन के अंदर आपको टाइम इंटरवल सेट कर देता है, आपको टेस्ट लेना है, इस दिन ये एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो इसमें अब किया जा रहा है इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गया। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। बाल केंद्रित होता है, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। बहुआयामी मीन्स क्या, बहुत माने सारे प्रैक्टिकल वगैरह सब इसमें होता है, सभी विषयों का होता है। तो बहुआयामी हो गया ना, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल लेते हैं, जैसे मनोविज्ञान का ले लेते हैं, गृह विज्ञान का लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेते हैं, तो उसमें बहुआयामी हो गए। केवल थ्योरी पेपर ले लेंगे, प्रैक्टिकल करने लेंगे तो बहुआयामी नहीं हुआ। तो ये सब है। वाइवा लेते हैं हम लोग, लिखित भी लेते हैं और वाइवा भी लेते हैं, तो ये सब बहुआयामी हो गया। इसलिए यह सच्चे अर्थों में शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है ना। तो आज ये वहीं से शुरू करता है, सूत्रपात वहीं से। यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर भी जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के वैयक्तिक स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थी को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। यह अपनी शिक्षा के पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। ठीक है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। सतत मीन्स लगातार, याद रखिएगा। विस्तृत समझ रहे हैं, फैला हुआ, विस्तृत मीन्स फैला हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। तो सुनियोजित अधिगम यानी उसकी कुछ योजना, ऐसे ही कुछ नहीं सिखा देना है। जैसे हम लोग कुछ स्टडी करते हैं, कुछ योजना के साथ स्टडी करते हैं। आज ये सीख लिया हमने, इसके बाद ये सीखना है ना, क्रमबद्ध रूप से, या फिर हमारा क्या पाठ्यक्रम है, यही ना हुआ।
ये सुनियोजित है। अधिगम और विकास की ओर उन्मुख मीन्स क्या, उधर मुँह करना, यानी विकास, हाँ, उसकी ओर रुख करना, उन्मुख करने में सहायता देना होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने के अवसर भी प्रदान करता है। वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ क्या हैं, या भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। समझ गया ना, विद्यालय आधारित ये सब चीज़ें। यह अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, भविष्यात्मक और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के बीच सहयोजन की अधिक गुंजाइश मुहैया कराने वाला होता है। जैसे देखिए, स्कूल आधारित जो टेस्ट होगा तो गार्जियन भी जाके टीचर से पूछ देंगे, सर हमारे बच्चा का क्या प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो वो क्या है कि गुंजाइश है कि बात कर लें, समझ लें, बच्चे के मूल्यांकन पूछ सकें, ये सब है। पारदर्शी भी है, हम जान गए कि हाँ यहाँ जो हुआ है तो बच्चा टेस्ट किया है, उसका ये मार्क्स आया है, कहीं और देगा, कौन जांचा, कैसे जांचा, है कि नहीं। तो उसमें डाउट रहता है कि हाँ ठीक से नहीं किया। यहाँ टीचर है, जान रहा है कि फलना सब्जेक्ट टीचर फलना ही है, क्या डाउट होगा क्लियर कर लेंगे, वो भी बता देंगे हाँ आपका बच्चा है यहाँ गलती किया है कि नहीं। और ऐसे हो जाता है बोर्ड वाला तो पता ही नहीं चलता किसने चेक किया, कैसे किया, थोड़ा सा होता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो पता है कि उन्होंने किया, चेक किया, है कि नहीं, पूछ सकते हैं हम लोग। विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है। यह अध्यापकों को ऐसे तरीके को ढूंढने के लिए सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है जो अलग अलग शिक्षार्थियों के लिए अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को बताए दे रहे तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आया, तुम वहाँ उस इक्वेशन को तुमने ठीक नहीं किया, उस इक्वेशन का सोल्यूशन तुमने नहीं निकाला। जैसे चेक करते हैं ना कॉपी, तो हम जान रहे कि ये मेरा विद्यार्थी है, जान रहे उसकी ये कमजोरी है, वो कमी गलती की है, तुरंत उसको कहेंगे ना। जब क्लास फिर ओपन होगा तो कहेंगे ना आपने ये गलती की है। लेकिन बोर्ड में क्या होगा, बताएंगे कहाँ किसने गलती कहाँ की, तो बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ तो हम जान जाएंगे उसके बारे में और बता देंगे। यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के अलावा विद्यालय केंद्रित भी है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि बाहर का कोई अभिकरण, अथॉरिटी इस मूल्यांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है ना, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बाहरी कोई भी बोर्ड वगैरह कुछ ऐसा। अध्यापक पर भरोसा किया जाता है और इस संक्षिप्त विवरण के साथ ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बारे में सबसे अधिक जानता है। उसे विद्यार्थियों का, देख रहे समझ रहे हैं ना, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बारे में सबसे अधिक जानता है, उसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। इसके बहुआयामी स्वरूप का पता इस बात से लगता है कि यह शिक्षार्थियों के सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, बौद्धिक विकास और विकास के उन अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उनका ध्यान रखता है। वे परस्पर संबंधित होते हैं जिन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। हम लोग जितना बेटर वे में बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं क्या। और बाहर जो टेस्ट होगा हो सकता है कि बहुत सारे पहलू अनछुए रह जाए, और यहाँ तो हम सभी छात्रों के हर पहलू के बारे में जान रहे हैं। या मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और उसके बारे में हम लोग को पता चल गया महीने 2 महीने में क्या इसको ये बीमारी है, लेकिन अचानक जो बाहर कोई टेस्ट होगा तो उतना पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कोई कुछ ऐसा होगा तो पता चलेगा, या उतना देखने का किसके पास टाइम होता है। यहाँ तो हर चीज़ हम जान रहे हैं, इसका नेचर क्या है, इसकी शारीरिक क्षमता क्या है, जान रहे हैं कि ये लड़का कबड्डी में सबसे अच्छा रहता है, क्रिकेट में ये लड़का अच्छा है ना, ये लड़का इस लड़के की स्मरण शक्ति अच्छी है कि नहीं, इसकी मानसिक योग्यता अच्छी है, ये सब चीज़ें तो वो सब हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब है विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता। पारंपरिक मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों की परख अच्छी तरह नहीं हो पाती, इसलिए विद्यालय आधारित नवीनतम मूल्यांकन पद्धतियों की आवश्यकता है। वास्तव में बाह्य परीक्षाओं में
ने स्कूलों में मूल्यांकन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और अध्यापन की समूची प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षा के अनुकूल बननी शुरू हो गई थी। पारंपरिक बाह्य परीक्षा विद्यालय शिक्षा की अंतिम व्यवस्था में वर्ष के अंत में एक प्रयास परीक्षा होती है। यह मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करती है। यह बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करती है। लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पूर्व निर्धारित डिवीजनों में और आगे वर्गीकृत किया जाता है। समझ गए ना? तो ये सब है जो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये सब सच्चाई है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण प्रणाली निराशा उत्पन्न करती है और अमानवीय है ना, कि फेल हो गया पास हो गया, किसी का दिल टूट जाता है और कोई खुश हो जाता है। जितना से बच्चों की रिजल्ट बड़ा था तो हाँ, मतलब तो ये सब गलत बात है। कोई सुसाइड कर लेते हैं तो ये सब गलत बात है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म नहीं होती है ना। ग्रेडिंग कर दिया है ना। और हाँ, ग्रेडिंग कर दिया। आप फेल मतलब फेल मत समझिए, वो आप मेंटली वो आप टूट जाता है, वैसा नहीं करना है, मजबूत बनना है। अगर कोई आदमी ऐसा है तो उसको बताइए कि ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। आप परीक्षा में अगर असफल हो गए हैं तो ये लाइफ का अंत नहीं है। फिर परीक्षाएं होंगी, फिर परीक्षा हम देंगे और इससे बेटर परफॉर्म करेंगे हम, है ना। ऐसा नहीं कि ये कुछ हो गया तो हम नहीं, हम फिर प्रयास करेंगे। मोहम्मद गोरी वगैरह के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार कितनी बार किया था, तब जा करके उसको सफलता मिली, है कि नहीं? तो अगर 1-2 बार आक्रमण करके भाग जाता तो फिर नहीं घुस पाता इंडिया में। समझ है मेरी बात? तो वो बात है कि लगातार प्रयास करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। परीक्षा में असफल हो जाए छात्र तो उसको ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं, फिर ट्राई कीजिए ना, मेहनत करेंगे हम। असफल हुए तो क्यों? क्योंकि मेहनत हमने कम की। चलिए नेक्स्ट, उत्तीर्ण हो गया, अमानवीय है क्योंकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवार यह महसूस करने लगते हैं कि वे पढ़ने में कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर हैं लेकिन अच्छे तो बन सकते हैं ना, क्या? इसमें शैक्षिक क्षेत्रों की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है और शिक्षा तथा मूल्यांकन की समय प्रचलित स्कीम में उनका कोई स्थान नहीं होता। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जाती है। वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण नहीं होता है और उसमें ठीक से पता नहीं चलता है विद्यार्थी के बारे में। मार्क्स आया इतना आया लेकिन उससे सही ढंग से पता नहीं चलता है। तो विद्यार्थी किसी में कमज़ोर है, मोटे तौर पे सब में उसने किसी में कंप्लीट ही नहीं किया, मान लीजिए आंसर लास्ट में आंसर बताया ही नहीं, आधा अधूरा सब बनाया सारा क्वेश्चन और वो भी पास कर जाता है। अब कोई विद्यार्थी कुछ ही क्वेश्चन बनाता है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का ही बनाया और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट है लेकिन वो फेल हो जाता है। और कोई विद्यार्थी किसी में एक्सपर्ट नहीं है, वो पास हो जाता है। अधूरा अधूरा ज्ञान उसके पास है और कोई कंप्लीट ज्ञान वाला वो फेल हो जाता है। तो इसमें भी तो पता नहीं चल पाता है ठीक से। ऑब्जेक्टिव बनता है, उसको सही तरीके से मैथ बनाने आ रहा है कि नहीं पता नहीं चलता। ऑब्जेक्टिव टेस्ट केवल होता है, उसको तरीका नहीं पता लगे, आंसर से बना दिया, उसे अंदाज से मार दिया, वही पास हो गया। क्या तो ये सब कुछ खामियां हैं, सच्चाई है। तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मीन्स लगातार, व्यापक मीन्स क्या? आप बच्चे का केवल लिखित ही नहीं मौखिक भी वो जानिए, उसके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखिए, वो और भी चीज़ों में अच्छा होगा। उपकार की भावना उसके अंदर होगी। उपकार की भावना का टेस्ट तो एग्जाम में नहीं हुआ, लिखित एग्जाम हुआ। वो बच्चा हेल्पफुल है, उपकारी प्रवृत्ति का उसकी जांच तो नहीं हुई। बच्चा ईमानदार है, उसकी जांच तो नहीं हुई। बच्चा और भी एक्टिविटीज़ में अच्छा है स्कूल में, उसका टेस्ट तो नहीं हुआ। तो यही व्यापक मीन्स क्या, सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। सतत मीन्स लगातार, लगातार करेंगे तभी ना। अचानक में 1 साल पर टेस्ट आयोजित करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उतना मेहनत करेगा नहीं। हम लोग भी कहेंगे हाँ अच्छा अच्छा। अचानक जब आएगा 1 साल बाद रिजल्ट तो पता चलेगा अरे हम अब क्या करें, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पहले से जानते तब ना करते। तो इसलिए लगातार होना चाहिए।
अब यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर हो गया नहीं है ना, सेमेस्टर सिस्टम अब बहुत सारे क्यों हुआ कि 6 महीना पर क्या है कि अब जाएंगे 6 महीना में ये पता चलता रहेगा, अगर 6 महीना में अच्छा नहीं किया तो फिर अगले 6 महीना अच्छा करेंगे। तो ये सब थोड़ा सा वही उसी का ये हो गया है, उसी को ध्यान में रख के किया गया है। उसके बाद है कि इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। सतत जो है मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना। दबाव कम हो जाता है ना, अचानक 1 साल बाद जो पूरा 1 साल का जो पढ़ना पड़ेगा 6 महीने में बढ़ गया वो, तो उसका दबाव कम हो गया। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, नियमित भी हो गया ना, व्यापक मूल्यांकन व्यापक तो हो ही गया क्योंकि व्यापक मूल्यांकन व्यापक हो गया और नियमित हो गया लगातार। इससे टेस्ट जो है वो लगातार होना चाहिए, एक्टिव बने रहते हैं लोग। अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन के लिए वातावरण उपलब्ध कराना, तो वो अध्यापक को अध्यापन के लिए क्या सृजनात्मक वातावरण मिलता है, जैसे कि सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर करेंगे तो उस तरीके से हम भी सोचेंगे ना, और वैसा माहौल हमें मिलेगा कि हाँ बच्चे इन चीज़ों पर भी हमको फोकस करके इसके बारे में हमको जानकारी इकट्ठी कर लेनी है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, निदान और खत्म हो गया क्या, निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करना है ना। उसके बाद क्या है, अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता पिता और समाज के प्रभावकारी उपयोग के लिए परिणामों की कार्यात्मक और अर्थपूर्ण घोषणा। विद्यार्थियों की न केवल उपलब्धियों और प्रवीणताओं के स्तरों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उनमें सुधार करने के लिए परीक्षा के परिणामों का अधिक व्यापक रूप से उपयोग। समझे कि नहीं समझे सो बताइए। इसमें प्रवीणता में समझ गया, एक्सपर्टाइज, कौन किसी में एक्सपर्ट हो गया, प्रवीण हो गया मीन्स क्या, उसमें एक निपुण हो गया, एक्सपर्ट हो गया। उपलब्धि और प्रवीणता के स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिए जो बच्चे की कमजोरी को जाने और उसको कमजोरी को दूर करें, तो सुधार करने के लिए परीक्षा के परिणामों का अधिक व्यापक रूप से उपयोग। उसके बाद है बहुत से अन्य संबंधित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए परीक्षाएं लेने की क्रियाविधि में सुधार। अब चूँकि बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो विभिन्न विधियां भी हमारे सामने आएंगी ना, तो कार्यविधि में सुधार होगा ना। जो पहले जो हम लोग मूल्यांकन करते थे अब जो करेंगे उसमें सुधार होगा, चेंजेस आएंगे उसमें और बेटर होगा। सुधार मीन्स क्या, गलती थी उसको हमने दूर किया, व्यापक करेंगे तब ना होगा। बहुत से उसके बाद शिक्षण सामग्री और प्रणाली में समय के अनुसार परिवर्तन करना, तो उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी हो जाए। शिक्षण सामग्री में समय समय पर हो रहा है, 6 महीने पे हो रहा है, अगर सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो शिक्षण सामग्री चेंज होगी प्रणाली में, तो सब में आ जाएगा, तो परिवर्तन भी होगा। माध्यमिक अवस्था से लेकर आगे तक सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, देखिए वही सेमेस्टर प्रणाली की चर्चा हो गई यहाँ पर। माध्यमिक अवस्था से लेकर आगे तक सेमेस्टर प्रणाली लागू करना। विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस और उसकी प्रवीणता के स्तर के निर्धारण के लिए और उसकी घोषणा करने के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। ग्रेड में क्या होता है, कोई खेले नहीं करे, क्या ग्रेड रहेगा लास्ट तक जाएगा तो उसके अंदर जीत होगा कि चलो हम फेल नहीं किया, हम उससे कम नहीं है कि नहीं। आप देखेंगे कि क्लास 10 तक जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबको पास करते जाते हैं। जनरली बच्चा फेल किस में करता है, 11th इसमें करता है ना, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो जाता है। छोटे बच्चों को इस तरह से फेल कर करके उसको हम क्लास 5 में ही 5 साल रख देंगे। 5वीं में कुछ कोई फिल्म देखिएगा, 5वीं में 5 बार फेल है। कोई फिल्म किसी याद नहीं मुझे, किसी फिल्म में देखा था, कहा था कि 5वीं में 5 बार फेल है, तो वो आदमी वो 5वीं से आगे सोच ही नहीं पाया। लेकिन आज का बच्चा कम सोचता है कि हाँ हम 10th पास हो गए या 10th में हैं, कम से कम इतना तक तो उसमें पॉजिटिविटी आई हुई है कि हम कुछ हैं नहीं। हाँ, एटीट्यूड और निगेटिव सेंस में नहीं लेना, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव यहाँ है कि हाँ कुछ है।
कुछ सकारात्मक उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है।